हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो GICRE का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एग्ज़ाम एनालिसिस मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। बच्चों से इन डिटेल रिव्यूज़ मुझे मिल चुके हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। उसके बाद में कौन से फैक्टर्स है जो कट ऑफ को डिटरमाइन करेंगे या कट ऑफ को डिफाइन करेंगे। लेवल कैसा था, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम कैसा था। तो एग्जाम ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडरेट था। सेक्शन वाइज आगे बात करेंगे। अटेंडेंस बहुत लो था। आपने अपने कंप्यूटर रूम में, एग्जाम रूम में चेक किया होगा कि अगर आपने देखा होगा तो बहुत से बच्चे एब्सेंट थे। उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो एग्जाम पोस्टपोन होके अभी हुआ तो बहुत से लोग नहीं दे पाए, या दूसरा ये भी हो सकता है कि पढ़ाई नहीं किए बच्चे, और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम जो था वो बहुत कम वैकेंसीज के लिए था। तो ये भी बहुत चीज़ मैटर करती है, क्योंकि स्ट्रीम वाइज बहुत टोटल तो 44 थी। स्ट्रीम वाइज अगर जनरल स्ट्रीम की बात करें तो 15 ही वैकेंसीज थी। उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाते हैं, तो ये भी मैटर करता है। उसके बाद में 15 वैकेंसीज थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लो अटेंडेंस है तो लो कट ऑफ रहेगा। हाँ, कट ऑफ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वैकेंसीज कम होती है वहाँ पे अटेंडेंस कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो लोग तो देते ही, एवरेज पढ़ के आते हैं वो लोग भी दे देते हैं, तो उतना कंपटीशन तो खैर होता ही है। ओके। उसके बाद अभी कितने रेशो में सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 2019 से कंपेयर करें, टोटल 25 वैकेंसीज थी सारे स्ट्रीम मिला के 2019 में, तो 193 लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो 1:7 या कुछ तो भी रेशोस के हिसाब से बुलाया गया था। और उसी हिसाब से अगर हम 15 की बात करें तो 105 से 120 तक बुला सकते हैं। ओके, 105 से लेके 120 तक आपको GD और PI के लिए बुला सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके हिसाब से हम आगे का एनालिसिस देखेंगे। तो उससे पहले जो एग्ज़ाम आज हुआ है वो इन डिटेल हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ग्रुप ए, जो पार्ट ए था आपका, उसमें जो आपको था 40 क्वेश्चंस थे, 30 मिनट का टाइम था। हायर ऑर्डर रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का ये जो था बहुत बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसका रीज़न ये है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 20 क्वेश्चंस थे, और 20 के 20 मतलब बहुत, उसमें से क्वेश्चंस जो थे वो लेंदी थे। ऐसा नहीं था कि आप 1 मिनट में एक अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो था, हाँ आंसर आ रहे थे लेकिन आपको सोचना पड़ रहा था। और और कोई लॉजिक, मतलब आपको ऐसा नहीं था कि आप सॉल्व कर दिया और हो गया, तो आपको सोचना पड़ रहा था। तो उस हिसाब से उसमें बहुत कम अटेम्प्ट हुआ एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। अगर आप सिर्फ 20 स्टेटमेंट और कंक्लूजन में अटेम्प्ट करो तो भी आपके 30 मिनट निकल जाएंगे, जो उनका टाइम था पूरा दिया हुआ। तो बाकी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भी थे। तो पजल्स भी जो थे वो लेंदी थे, मतलब आपको बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स थे, तो वो सारे हाँ सॉल्यूबल थे, लेकिन टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं था कि 2-3 मिनट में आपका हो गया, कुछ बच्चों का हुआ भी होगा। तो अच्छा खासा ये टफ था। ये वाला ग्रुप पार्ट ए जो था वो टफ था अच्छा खासा। उसका जो एवरेज अटेम्प्ट या फिर सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो खैर ये वाला जो था पार्ट ए आपका, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट ही था। उसके बाद में हम चलते रीजनिंग एबिलिटी, जो 20 पार्ट बी में जो पहला ही सेक्शन था आपका, वो था 20 मार्क का, 20 क्वेश्चंस। अभी आप अगर इसको कंपेयर करें क्रिटिकल थिंकिंग और ये रीजनिंग को, तो आप इसमें बहुत बहुत मतलब आपने बहुत राहत महसूस की होगी जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, क्योंकि ये जो था अभी बैंकिंग वगैरह जो एग्जाम दिए उसी हिसाब से आपको फास्ट करना था। तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी वाला ये सेशन था, ये इजी टू मॉडरेट था। इसमें इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं था। फ्लोर और फ्लैट बेस आपको पजल थे, बॉक्स बेस था, बाद में बहुत सारे अलग अलग मिसलेनियस बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स थे, ब्लड रिलेशन का भी था। तो ये टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस थे और ये सॉल्यूबल थे। मतलब ये पहला ही सेक्शन था, उसमें 60 मिनट्स टोटल चार मिला के सेक्शन को था, ये पहला ही था। तो हम लोगों ने मैक्सिमम इसमें अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हर एक चीज़ सॉल्यूएबल था। टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा था, लेकिन हाँ एक आधा पजल था जो टाइम लिया। बाकी यस, इसमें बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए बच्चों ने। 20 में से कितने हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम चलते इंग्लिश लैंग्वेज। अभी अगर कुछ बच्चों से मुझे जो भी रिव्यूज़ मिले, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट था। और इंग्लिश में थोड़ा मतलब ऐसा था कि स्कोरिंग था, क्योंकि अभी एक वर्ड रीअरेंजमेंट का भी एक आया था, लेकिन वर्ड रीअरेंजमेंट में जो था क्वेश्चंस वो ऐसे थे कि
पांच मतलब पांच वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना था। मतलब ऐसा ऐसा होता है कि ए बी सी होता है, इसमें ए बी सी डी ई होता है, तो आपको एक दूसरे से रिप्लेस करके सेंटेंस चेक करना, तो ऑप्शन के हिसाब से तो उसको टाइम लग रहा था, लेकिन इजी था। उसके बाद में पैराजम्बल भी थे, सेंटेंस जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के छोटे छोटे सेंटेंस थे वो बहुत इजी था, फिलर्स भी थे, फ्रेजेस थे। ओके, बाद में आपका यस बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रीडिंग कॉम्प्रेशन था, तो वो भी अच्छा था। और एक था एरर डिटेक्शन के पांच। ओके, तो ओवरऑल अगर आप ये इंग्लिश का सेक्शन देखें, जिनको इंग्लिश आसान जाती है, मतलब जो इंग्लिश में अच्छे हैं, उनके लिए इंग्लिश पूरे एग्जाम में उनके लिए इंग्लिश बहुत इजी रहा है। ओके, मतलब उस उनके अटेम्प्ट 25 में से 25 भी रहे, किसी के 20 भी रहे, लेकिन एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रही है। तो पेपर इंग्लिश का अगर हम कम इंग्लिश और अभी पिछला जो रीजनिंग बताया, वो अगर हम पकड़ के चले तो दोनों इजीली इजी और मॉडरेट थे। ओके सॉरी। तो यस, इंग्लिश को हम इजी में पकड़ेंगे, जो एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर। तो इसमें जो था ना कि कंप्यूटर लिटरेसी का वो भी एग्जाम अच्छा खासा था, जो 7 क्वेश्चंस थे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और एक दो ब्राउजर का भी पूछा था कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से लेके। ओके, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, सातों के सातों इजी थे। मिसिंग सीरीज था, वो भी इजी था, एक दो क्वेश्चंस तो सिर्फ एडिशंस के ही थे। एरिथमेटिक भी, टाइम एंड वर्क, बोर्ड स्ट्रीम के वगैरह प्रॉब्लम्स आए थे, तो वो भी ठीक ठाक थे। तो 12 से 15 आपके आराम से इसमें अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो ये था इजी टू मॉडरेट अगेन। तो पार्ट बी जो था ना वो थोड़ा बहुत अच्छा था पार्ट ए से। ओके, तो ये रहा आपका और एक। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं अभी। इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के खैर उसमें तो 20 क्वेश्चंस थे, उसका भी बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है बच्चों को, क्योंकि जो एग्जाम मतलब जो भी क्वेश्चंस 20 में से पूछे गए थे, किसी ने 5 ही अटेम्प्ट किए, किसी के 8 हुए तो किसी के 10 हुए, लेकिन एक्यूरेसी भी थोड़ा बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप जनरल अवेयरनेस ऐसा नहीं था कि आप 15 अटेम्प्ट करके आए और आप बोल दो कि एक्यूरेसी है। तो ज़्यादा उस पर डिपेंड ना रहो। जो आपने एक्यूरेसी के साथ दो तीन भी क्वेश्चन किए होंगे जनरल अवेयरनेस के, तो भी ठीक है। और जनरल अवेयरनेस वैसे भी बहुत से बच्चों का अच्छा नहीं गया है, 10 के नीचे ही है बहुत से लोगों के अटेम्प्ट। और एक्यूरेसी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऐसे ही टिक करके आए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मतलब जो लोग एक्यूरेसी के साथ में जो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों को पता होता है कि ये सही है या गलत है। तो ओवरऑल मतलब 10 तक था मैक्सिमम मैंने जितने मुझे एक्यूरेसी के साथ लगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अभी हम ग्रुप सी की तरफ चलते, पार्ट सी की तरफ। 60 मिनट्स थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 मिनट पे ये सॉरी, आपको 10 मार्क के 3 क्वेश्चंस थे। ऐसे राइटिंग था, तो उसमें टॉपिक जो थे वो वुमन पावरमेंट के ऊपर था, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस का था, कि वर्क प्लेस पे वो क्या फ्यूचर है। उसके बाद में बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया, वो उसके ऊपर था। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ जो ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन, इसके ऊपर था। तो आप चारों में से एक आपको चूज करके लिखना था, 150 वर्ड्स में लिखना था। ओके, ऐसे राइटिंग। उसके बाद में जो प्रिसाइज राइटिंग था, आपको पूरा पैसेज पढ़ के उसके ऊपर से आपको समराइज निकाल के उसको टाइटल दे के 100 वर्ड्स में आपको लिखना था समरी। और वो था सप्लाई चेन के ऊपर, पैंडेमिक सिचुएशन का जो भी था। ओके, सप्लाई चेन क्या ब्रेक कर, मतलब कैसे ब्रेक हुई है, बाद में जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा है, कैसे पड़ा है, वो सारी चीज़ें थी। तो वो सप्लाई चेन का था, आपको 10 मार्क के लिए। और आखिरी जो था वो एक पैसेज था पूरा, और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स थे। आपको उसका थ्योरेटिकली आंसर लिखना था पैसेज के हिसाब से। ओके, तो यस, अच्छा था पार्ट सी भी। अब पार्ट सी पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें पार्ट सी ही ऐसा इसमें सेक्शन है जिसमें आप आज नहीं बोल सकते सर मैंने इतना एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ किया, इतना एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ किया, क्योंकि ये जो पार्ट सी है इसमें कभी भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, मतलब 7 से 8 लेके मार्क्स पकड़ के चलो तो एवरेज मिलते हैं, जो जिसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। और तीसरी बात ये भी है कि ये पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ है या नहीं, मतलब पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, 60 मिनट्स। क्योंकि आपको सिंपली आपको 20-20 मिनट डिवाइड करने थे, या फिर आपका जैसे कि
ऐसे ऐसे राइटिंग में आपको लिखना था स्टार्टिंग में, तो वो 15 मिनट में हो सकता था। बाद में प्रिसाइज राइटिंग में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपको थोड़ा पैसेज पढ़ना था, समझना था और लिखना था, टाइटल चूज करना था, तो उसको टाइम लग गया। उसके बाद में जो कॉम्पिटिशन था उसको भी पूरा पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन के जवाब लिखने थे वहां पे। तो एक दो बच्चों का ये भी हुआ कि आखिरी जो 5 क्वेश्चन लिखने थे उसमें एक दो क्वेश्चन रह गए। खैर उसका चिंता मत करिए, क्योंकि आपके बाकी 3 चेक होंगे, मतलब लगभग आपके 4 मार्क उसमें नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी सारे चेक हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो पेपर था एनालिसिस मैंने आपको बताया। अभी अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो ऐसा गुड अटेम्प्ट्स हम बोल सकते हैं कि पहला जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। देखो ये सोल्यूबल था, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा था, और रीजनिंग वही डिफिकल्ट होता है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो 30 मिनट्स आपको मिले थे। 18 से 20 अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, 16 भी है तो भी अच्छा है, बाकी इसमें अगर आप कवर कर रहे हो तो। ये मैं सेक्शन वाइज आपको अटेम्प्ट बता रहा हूँ, लेकिन एक आध इसमें ऐसा होता है बच्चे रीजनिंग में अच्छा होता है, एक आधा इंग्लिश में अच्छा होता है, तो उसमें आप अगर आपके ज़्यादा अटेम्प्ट है, एक इसमें कम है, तो आप अपने हिसाब से वो चेक कर लो। ओके, लेकिन ओवरऑल मैं सेक्शन वाइज बता रहा हूँ, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। उसके बाद में पार्ट बी की तरफ चलते हैं, तो 15 से 18 क्वेश्चंस अगर आपने टेस्ट ऑफ रीजनिंग के किए तो बहुत अच्छे के, इजी टू मॉडरेट था, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इंग्लिश बहुत इजी था एज कम्पेयर टू अदर। ओके, बहुत मतलब बहुत ऐसा ये नहीं था, लेकिन 18 से 20 आराम से आप 25 में से अटेम्प्ट कर पाओगे विथ एक्यूरेसी। उसके बाद में टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस में आपको ऑलरेडी बताओ, 10 के नीचे बहुत बच्चे हैं, तो 5 से 8 तक आपके अटेम्प्ट है तो अच्छी बात है। 4 भी है तो भी चलेगा, लेकिन बाकी इसमें आप कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 से 14 आपके अटेम्प्ट बहुत अच्छे, इजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 75 से 80, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 75 से 80, ये आपके गुड अटेम्प्ट है। ओके, एक बच्चा पढ़ के गया और उसके गुड अटेम्प्ट्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि एक्यूरेसी, मतलब अटेम्प्ट्स ही आप याद रखो, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती। अगर आपके 75 से लेके 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, नियर टू 100% है, नियर टू 100%, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे मार्क्स है आपके अगर आप 75 से 80 के बीच में। ओके, अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। अभी 3 क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव की, ऐसे राइटिंग, आपका प्रिसाइज, और जो पैसेज था लास्ट में 5 क्वेश्चन, 10 मार्क। अभी अगर हम एवरेजली ऐसा पकड़ के चले कि कोई अच्छा बंदा हो, कि कोई अच्छा कैंडिडेट हो, और या जो भी सिलेक्टेड हो जाए, उनके अगर अच्छे से अटेम्प्ट किए होगे, 8 मार्क्स अगर उनको मिलते हैं, तो मैक्सिमम 24 मार्क्स होते हैं। 24 मार्क के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम जब भी हम स्कूल में देखते थे कि थ्योरेटिकल जब भी चेक होता था पेपर, आपको कम ही मार्क्स मिलते थे, जैसे ऐसे राइटिंग है सारे, तो वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होगा। तो 20 से 24 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने अच्छे से तीनों सेक्शन, मतलब तीनों जो पूछा गया था क्वेश्चंस, थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव, वो अच्छे अटेम्प्ट किए, और आपके 20 से देखो अगर आपने तीनों अच्छे से अटेम्प्ट किए ढंग से, 150 100 वर्ड्स में, या फिर जो भी थर्ड भी क्वेश्चंस था उसमें अच्छे से आपने आंसर्स लिखे, तो आप आराम से 20 तक तो पहुंच जाओगे। तो अगर आपके 75 से 80 ऑब्जेक्टिव में एक्यूरेसी के साथ है, 20 से 24 आपके डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं, तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है। अभी हम चलते हैं कट ऑफ की ओर, तो इसी सारी पैटर्न को पकड़ के जो मैंने कट ऑफ टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा 150 में से, वो रहेगा जनरल के लिए 102 से 105 तक। ओके, उसके बाद में ओबीसी 100 से 102 103 तक, ईडब्ल्यूएस भी सेम, एससी 95 से लेकर 98, एसटी 90 से लेकर 93। ऑलरेडी आप सबको पता ही है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिफाइन कर चुके थे, 60% थे ओपन के लिए, ओपन ओबीसी, तो 90 मार्क्स तो उधर ही आ जाते हैं, बराबर। तो वो तो क्वालिफाइंग था, और एस सी एस टी के लिए 75 था, 50%। तो ये टोटल आपका कट ऑफ हो गया। ओके, तो इसमें आप प्लस माइनस 2-3 मार्क्स पकड़ के चलिए। उसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया 150 में से, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ओवरऑल मार्क्स। ओके, ना कि सिर्फ
ए और बी के ऊपर डिपेंड है, टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क्स ऑफ 150 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन। लेकिन और एक चीज मैं बता रहा हूँ, रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो ज़्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें रिटर्न के मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे। तो द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन 20 है, इंटरव्यू के लिए 30 है, टोटल आपको 200 मार्क्स के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स होंगे तो आउट ऑफ 200 150 का तो आपका रिटर्न एग्जाम हो गया। उसके बाद में 20 आप जीडी के लिए और 30 आपका पीआई के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन मेड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द रिटर्न एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड एज ऑन द GICRE वेबसाइट। ओके, तो ये था पूरा एनालिसिस के साथ, जो भी एनालिसिस मतलब जो भी बच्चों ने रिव्यूज दिया और जो भी आज का एग्जाम हुआ उसके हिसाब से इन डिटेल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो भी कट ऑफ है इसमें प्लस माइनस 2-3 मार्क्स आप पकड़ के चलो। अगर आपका अटेम्प्ट इसके अंदर है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो श्योरली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसके लिए आगे के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आपका कम भी आ रहा है तो टेंशन नहीं, आपका जो अभी दूसरा एग्ज़ाम भी है मेरे ख्याल से, इन्हें यस बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन निकले अभी इंश्योरेंस के। ओके, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दो ताकि आपको उसमें भी आप कुछ अच्छा कर पाओ। ओके, तो उसके यस, तो बाकी सारी नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट के आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। पूरा प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपके तक वो सारी इंटीमेशन पहुँचते रहे। हिट द बेल आइकन ताकि आपको तुरंत इंटीमेशन मिलता रहे, ताकि आप फॉर्म फिलअप या फिर आपका जो भी डेट है वो निकल ना जाए। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। जब भी कुछ रिजल्ट रिलेटेड आएगा आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।